हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बच्चों, हमारा आपका 7th क्लास में हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 आपका प्रारंभ कर चुके हैं। 1000 वर्षों के दौरान हुए आपके परिवर्तन की हम लोग आपका पड़ताल कर रहे हैं कि जो 1000 वर्षों के दौरान जो आपके चेंजेस हुए हैं, जो आपके बदलाव हुए हैं, चाहे वो आपके शब्दों को लेकर हो, इतिहास को लेकर हो, या कुछ भी और अन्य ऐसी आपकी घटनाएं हैं, उन विषयों की जो पड़ताल है, जो जांच है, हम लोग अपने चैप्टर के माध्यम से आपका कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं जो कल का लेक्चर हुआ आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, उसको समझा और घर जाकर आप लोगों ने प्रॉपर उसका रिवीजन किया होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। क्लियर है बच्चों? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हमको ये इतिहास संबंधित आपकी चीजें हमको पढ़ाई जाती हैं, इसका भी कुछ महत्व है। हमको ये जानने की कोशिश कराई जाती है कि आपके पुराने समय में आज से बीते कुछ आपके वर्षों के दौरान, 1000 वर्ष, 100-200 साल के दौरान कैसी क्या स्थिति बनी हुई थी, किन के स्रोत के माध्यम से हमने पुराने इतिहास को जाना है, पुरानी चीजों को जाना है, उस विषय का हम लोगों को अध्ययन कर रहे हैं। और हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आज भी आपके प्राचीन काल से संबंधित हैं और वर्तमान में आपका आधुनिक रूप ले चुकी हैं। उन सारी व्यवस्थाओं को, उन सारी चीजों को, उन सारे स्रोत को, उन सारी आपका संस्कृति को, उनके सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन को हम लोगों को पढ़ना है और जानना है कि उनकी व्यवस्थाएं किस प्रकार से थी, कैसा उनमें बदलाव था। इन सब की हम लोग अपने चैप्टर में पड़ताल कर रहे हैं। क्लियर है बच्चों? अब जैसे हमने एक छोटा ही शब्द लिया, आपकी शब्दावली, कि शब्दावली का जो मीनिंग है, अगर कोई आपने शब्द लिया है, जैसे एग्जाम्पल करे थे जो हिंदुस्तान शब्द से, कि हिंदुस्तान शब्द जब स्टार्टिंग में उपयोग किया गया था तो मिनाज सिराज जो फारसी के जो आपके राइटर थे, उन्होंने किस क्षेत्र के लिए किया। लेकिन जब बाबर आया तो बाबर ने वो हिंदुस्तान शब्द अपनी बुक में, अपनी ऑटोबायोग्राफी उसने लिखी है आपका तुजु के बाबरी, उसने उसको कैसे एक्सप्लेन किया है, अपने उसने कहां तक उसको माना है, उसकी ज्योग्राफी को, वहां के पशु पक्षी को, वहां के कल्चर को, वहां के खान पान को, उसने पूरे क्षेत्र को हिंदुस्तान माना है। क्लियर है? तो समय के साथ कुछ शब्दों के मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं, कुछ चीजें इतिहास में आपकी बदल जाती हैं। और जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, कहा था कि इतिहासकार की को बड़ा ध्यान देना होता है। कोई अगर साक्ष्य एविडेंस कर रहा है तो ऐसा ना हो जाए कि उसका गलत अर्थ निकाल दे। गलत का मतलब कि उसका अर्थ चेंज ना हो जाए, आपका बदल ना जाए। चलिए, आज हम लोग कुछ और नई चीजें आपका सीखेंगे। जैसे कि पांडुलिपि आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि अब वही आपका स्टार्टिंग में भी हाँ आपको देखना है पांडुलिपि क्या होती थी। देखिए, मान लीजिए पहले के टाइम में जितने भी आपके कोई भी ग्रंथ आपके लिखे जाते थे, कोई भी आपकी ऑटोबायोग्राफी लिख रही है, आत्मकथा लिखी जा रही है, चाहे किसी के ऊपर आपका जीवनी है, किसी राज्य का कार्यकाल लिखा जाना है, चाहे उसकी व्यवस्था लिखी जानी है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इंक और जो आपका पेन बनता था लकड़ी का, उसी के माध्यम से या कुछ और माध्यम था, उनके माध्यम से ही जो अखबार हैं उन पर, ताम पत्रों पर, पत्थरों पर, पेड़ के पत्तों पर, ये सारी चीजें आपकी लिखी जाती थी। पांडुलिपि का मतलब है जैसे कि आप लोग नोट्स बनाते हैं ना, आम भाषा में समझिए, जैसे आप नोट्स बनाते हैं, नोटबुक में आप लिखते हैं, वो पांडुलिपि है। क्लियर हो गया? आपने नोटबुक में अपने हाथ से कोई काम, अपने चैप्टर को कंप्लीट किया, वो क्या है? आपकी पांडुलिपि है। लेकिन आज की तारीख में देखिए, चाहे कोई बुक लिखी जा रही है, कुछ भी लिखा, तो उसको प्रॉपर अपने लैपटॉप कंप्यूटर में उसको टाइप करते हैं। टाइपिंग करने का उसका फॉर्मेट अपने हिसाब से आपका सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके पेजेस बनाते हैं, फिर हम अपनी बुक को या फिर जो भी चीज है हम उसको अच्छे से आपका पब्लिश कर देते हैं। क्लियर है? तो ये इतना आपको ध्यान रखना है कि पांडुलिपि क्या है। चलिए, ज्यादा समय ना लेते हुए हमने चीजों को समझा, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, आपको ध्यान देना है। चल, यहाँ से ही हम लोग आपको देख लेते हैं इतिहासकार और उनके स्रोत। हम लोग बात कर रहे थे जो आपके इतिहासकार हैं और जो उनके स्रोत हैं, इतिहासकारों ने किन स्रोतों के माध्यम से उन चीजों को पढ़ा है और वो आपका जाना है, हम इनको वो आपका देखेंगे। अब देखिए, इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रवृत्ति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोत का आपका सहारा लेते हैं। अब देखिए, मान लीजिए जो आपके इतिहासकार हैं, उनको किसी भी चीज का अध्ययन करना है, स्टडी करनी है, तो उसके लिए कुछ कुछ उनको मीडियम चाहिए, कुछ माध्यम चाहिए जिसकी वजह से खोज करते हैं। वे अलग अलग तरह के स्रोत का सहारा लेते हैं और क्या करते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट आपके स्रोत है उनका सहारा ले लें। उदाहरण के लिए, पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासक को और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक पे हम लोग मोटा मोटा 700 से तौर पर 700 से
1750 ईसा पूर्व तक की लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इसके बीच का जो आपका टाइम, जो आपका पीरियड है, उस टाइम पीरियड के विषय में हम लोग अपने चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए हम इतिहास का जिन स्रोत का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी लगेंगी जो पिछले युग में वैसी ही चली आ रही थी। कह कुछ चीज ऐसी हैं आपको ऐसी लगेंगी जो पिछले युग में भी थी और इस युग में भी सेम आपका वैसी ही है, वो वैसी चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य कला यानी कि जो आपके भगवान, जो उन्होंने अच्छे भवन बनवाए हैं, भगवानों के जो आपके मंदिर बनवाए हैं, तथा लिखित सामग्रियों पर आपका निर्भर है। कह रहे जो उनके सिक्के हैं उसके आधार पर स्टडी करते हैं, जो शिलालेख बने हैं उनके आधार पर करते हैं। कुछ आर्किटेक्चर उन्होंने देख लिया, कोई मूर्ति कला, मंदिर, कोई नगर देखा है उसके आधार पर करते हैं। और कुछ अगर लिखित सामग्री मिल जाए, जैसे कोई वहां राइटर किसी के राज दरबार में रहा हो, उसने किसी का यात्रा वृत्तांत लिखा हो, किसी की जीवनी लिखी हो, या किसी के शासन पत्ति के बारे में लिखा हो, उसकी आर्थिक नीति के बारे में लिखा हो, उसकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थिति को लिखा हो, तो इसके आधार पर हम लोग इतिहास को पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसकी जानकारी हम लोग जुटा सकते हैं। अब देखिए, पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न है। कह रहे बहुत ऐसी बात है जो पहले से क्या हो जाएंगी आपका डिफरेंट है। कैसी हैं? कुछ पहले से भिन्न है। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विधित आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोत का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे हैं। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता हो गया है और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा है। अब देखिए, कुछ चीजें हैं जो आपके बदल गई हैं। पहले कागज को बनाना, उसको उपलब्ध कराना और उसको लेना एक बहुत अलग था, क्योंकि पहले महंगा भी था, बनने की इतनी अच्छी प्रोसेस नहीं थी, हमारे पास तकनीकी नहीं थी, प्रौद्योगिकी नहीं थी। आज हम कागज बहुत सस्ते रूप में आपको उपयोग में लाते हैं। क्लियर है? धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांक, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। अब देखिए, जो कागज उसका प्रयोग कहाँ हो रहा है कि जितनी भी चीजें हैं, जो भी आपकी चीजें हैं आपकी प्रयोग हो रही हैं, उसमें चाहे आपका धर्म ग्रंथ हो, शासकों के क्या हो, आपका यात्रा वृत्तांक हो, इन सब चीजों में क्या होने लगी हैं, ये आपका प्रयोग होने लगी। चाहे संतों के लेख क्यों ना हो, उनमें इन सब जो आपकी चीजें हैं, इन सारे आपके दस्तावेज में इन सब का प्रयोग होने लगा है। लिखने में इसका प्रयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्र किया करते थे। अब देखिए, पांडुलिपि आपने पढ़ी है अभी, क्लियर है कि क्या क्या करते थे ये लोग, जो आपके धनी व्यक्ति होते थे और शासक जन जो होते थे, मठ मंदिर में पांडुलिपियों को एकत्र किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों, जो आपकी लाइब्रेरी होती हैं, तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेज से इतिहासकार को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती थी कि अगर कोई पांडुलिपि किसी व्यक्ति के द्वारा हाथ से लिखी किताब अगर मिली है, उस किताब के माध्यम से बहुत सारी जानकारी वो लोग जुटाया करते थे। क्योंकि उस बुक में मान लीजिए किसी शासन प्रशासन या उसके आर्थिक या राजनीतिक सांस्कृतिक उसकी नीतियों का वर्णन मिलता है, और किसी न किसी आपके महाराजा का शासनकाल, उसकी वंशावली, उसका कालक्रम और उसके सन की स्थिति, उसका क्षेत्र के बारे में पता चलता है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना। मगर साथ ही इनका उपयोग क्या था? कठिन था। अगर हम लोग इनके उपयोग की बात करें तो जो इनका उपयोग था वो भी क्या था? आपका कठिन था। ठीक है, देखिए, उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे। छापे खाने मतलब समझते हो बच्चों? जो आपके प्रिंटिंग प्रेस होती है। आज की तारीख में तो प्रिंटिंग प्रेस है, आधुनिक प्रिंटर हैं। तो उन दिनों क्या नहीं था? छापे खाने नहीं थे। इसलिए लिपिक या तो नकलबासी हाथ से या पांडुलिपि की प्राकृतिक बनाते थे। आप देखिए, जो लिपिक यानी कि जो लिखते हैं, क्या हो गया, अब उनको किसी चीज को लिखना या तो हूबहू वैसे ही लिखा करते थे, क्लियर है, या उनकी नकल उतारा करते थे। ठीक है, ताकि पांडुलिपि क्या बन जाए? आपकी कीर्ति बन जाए। अगर आपने
कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। अब देखिए, मान लीजिए आपको होमवर्क मिला है और आप उस दिन अब्सेंट थे क्लास में और आपको मैथ का, साइंस का, किसी भी सब्जेक्ट का होमवर्क करना है, तो आप उसकी बुक ले आएंगे। तो उससे नकल करना, उसको पढ़ना, उसको समझना, फिर नकल करना, ये भी कैसा है, कठिन काम है। और बहुत से शब्द ऐसे हैं जो आपको समझ नहीं आएंगे उसकी राइटिंग के। तो आप क्या करेंगे, उसमें अंदाजा लगाएंगे कि इसने ये लिखा होगा। ये तो एक व्यवहारिक रूप है ना, बहुत आसान सी चीजें होती है, सबके साथ घटित घटनाएं हैं। आइए आगे इसी में समझते हैं। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आप मजबूर होकर अंदाजा ही लगाना पड़ता होगा। देखिए, वही बात है कि आपको क्या होगा, जो आपका मित्र होगा, आपने अपने मित्र की जो लिखावट है कुछ, वो आपको क्या नहीं आई बच्चों, आपको समझ नहीं आई। तो आप क्या करेंगे, मजबूर हो जाएंगे और आप क्या करेंगे, आपका मजबूर होकर अंदाजा लगाएंगे। क्लियर है कि उसने क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में, मित्र के लिखे में कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। आप कह रहे हैं कि भले इतना ना हो, लेकिन कुछ छोटे मोटे जो आपके महत्वपूर्ण अंतर है वो आपके आ जाते होंगे। पांडुलिपियों की, आपकी प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यह होता है। अब कह रहे कि अगर जो आपकी पांडुलिपि जो बनती है, क्लियर हो गया, उन पांडुलिपि बनाने में भी इसी प्रकार का कुछ अंतर आ जाता है कि उन्हें, मान लीजिए कोई पुरानी पांडुलिपि है, वो उनको मिल गई, उनको कोई चीज समझ नहीं आई, तो उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन अपने अनुसार कर दिया, तो उन्होंने उसका भाव बदल दिया। ठीक है, कोई शब्द समझ नहीं आया, उन्होंने सोचा था ये लिखा होगा, उस शब्द को अपने से अनुसार लिख दिया। या कोई शब्द का मीनिंग नहीं आया तो उन्होंने मान लिया होगा कि ये लाइन में ये लिखा गया। तो ये सारे बदलाव बड़े स्वाभाविक हैं हमारे इतिहास में या इन चीजों में, ये हमको देखना है। ठीक है, क्या है, बड़े स्वाभाविक रूप से चलते हैं। प्रतिकाव्य बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल कर चलते हैं। होता क्या है, जो आपके लिपिक होते हैं, ऐसी आपकी जो अपनी कॉपी बनाते हुए क्या करते हैं, आपके छोटे मोटे जो आपके फेर बदल है वो कर चलते हैं। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य सदी दर सदी प्रतिलिपियों का भी प्रतिलिपियां बनती रही। अंततः एक ही मूल ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। आप कह रहे हुआ क्या, मान लीजिए अगर उनमें आपका छोटा मोटा आपका हेरफेर हुआ, उनसे कोई आपका शब्द, कोई आपका वाक्य आपका बना, तो उन जो आपकी लिपियां थी उनमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे, आपके चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, अगर उन चेंजेस की बात करें, अब एक बुक से आपने 2 बुक बनाई, अब उन 2 बुकों से भी और बुक बनेंगी, अब कोई और राइटर लिखेगा तो उन्हें उनकी बात समझ नहीं आएगी। ऐसे करके जो आपकी मूल प्रतिलिपि से बहुत सारी ऐसी लिपिक है, जो ग्रंथ है, जो आपकी बन जाएंगी। क्लियर है। इसमें बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। अब कह रहे कि जब ऐसे मूल ग्रंथ बनी और उसमें बहुत सारी कुछ, अब देखेंगे कि जो आपकी मूल प्रतिलिपि थी उस क्या हो गई, उससे बहुत सारी बातें कैसी हो गई, अलग हो गई। कैसी हो गई, अलग हो गई। अब इसमें बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई क्योंकि आज में लेख की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। और कह रहे कि आज जो आपका लेख आप देख रहे हैं, अगर आप उसकी मूल पांडुलिपि की, आपने जो स्रोत, आप जो हमें जानकारी दे रहे हैं, इस जानकारी का मुख्य स्रोत कहाँ है, कहाँ से आपने लिया है, तो अगर हम लोग मूल रूप में जाएं तो उस चीज को जानना शायद बहुत टफ होगा। मान लीजिए हम जितनी चीजें पढ़ रहे हैं, तो ये किसी राइटर ने लिखी है, उन्होंने भी कहीं से स्रोत लिया होगा, उन्हें भी कहीं से स्रोत मिला होगा। अगर हम फाइनल रूप से पूछे कि ये चीज ली कहाँ से गई, ओरिजिन कहाँ से है, तो ये बड़ा टफ होगा अपने आप में। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर वहां पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। होता क्या है, जो बाद में जो भी आपकी सारी कॉपी बनी, हमें उन पर क्या रहना पड़ता है, टोटल आपका निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, अब देखिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, अंदाजा, यानी कि आइडिया ही लगाना पड़ेगा कि शायद इसने ये लिखा होगा, इसमें ऐसा किया होगा। तो आपको ध्यान रखना क्या करना पड़ता है बच्चों, हमें अंदाजा ही आपका लगाना पड़ता है। इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। और कह रहे कि जो इतिहासकार होते हैं, अब मान लीजिए कोई आपका ग्रंथ है, किसी भी चीज से ले लीजिए, कोई धार्मिक ग्रंथ है आपका, उस धार्मिक ग्रंथ की जो बहुत सारी कॉपी बनी है,
क्लियर है? उन सारी कॉपियों का अध्ययन करना पड़ेगा, और जब उन कॉपियों का अध्ययन करेंगे तो उनमें कुछ ना कुछ और कुछ महत्वपूर्ण आपके परिवर्तन, चेंजेस उनको नजर आते हैं। तो उनको समझना, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये परख करना, ये इतिहासकारों के लिए कठिन आपका टॉपिक है, और एक उनके लिए कठिन सब्जेक्ट जो है हो जाता है। ये आपको इतना समझना चाहिए कि ये सारी चीजें इन चीजों पर निर्भर होती हैं, इन चीजों पर आपका डिपेंड करती हैं कि कैसे आपकी कोई चीज किसी चीज पर निर्भर कर जाती है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई आपने नोट्स बनाया, आप उसको रिवीजन कर रहे हैं, आप ऐसे समझिए, बिल्कुल अपने आप से रिलेटेड करके देखें इन चीजों को। आप क्या कर रहे हैं, कोई चीज आप लिख रहे हैं, आपने नोट्स पेपर बनाए और आपकी परीक्षा आई, और आपने क्या कर दिया, उस परीक्षा समय फिर दोबारा बहुत जल्दी में आपने नोट्स बना दिए या बहुत अच्छे से बनाए, तो आपने उसमें कुछ क्या कर दें, आपका संशोधन कर देंगे। जैसे मान लीजिए आप मैथ का सवाल कर रहे थे, सरलीकरण आप कोई कर रहे थे, या कोई भी आप प्रॉफिट लॉस का, आप चक्रवृद्धि ब्याज का किसी प्रकार का प्रश्न कर रहे थे, चाहे बहुपद गुणनखंड कर रहे थे, तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं, उसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं, उसको लॉन्ग कट में भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो आपके लेखक हैं, तो जो उनकी मूल जो उनका वृत्तांत होता है, वो क्या कर देते हैं, उसमें आपका संशोधन कर देते हैं, कई बार उसमें आपका चेंज कर देते हैं। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जयाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके बाद 2 वर्ष के बाद लिखा। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 के इतिहासकार को पहले वाले यात्रा वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। अब देखिए, जयाउद्दीन बर्नी है, ये भी आपके क्या हैं, इतिहासकार हैं, और उन्होंने क्या किया, अपना पहला जो वृत्तांत यानी कि अपनी कहानी, अपनी यात्रा कब लिखी, 1356 में लिखी, और दूसरी लिख दी इन्होंने 2 वर्ष के बाद, यानी कि 1358 में, 358 में लिख दिया इन्होंने, 1358 में। तो अब जो इतिहासकारों को यात्रा वृत्तांत मिला, वो पहले वाला मिला 1971 तक। क्लियर है? अब उन्होंने पहले वाले को क्या था, जानकारी नहीं थी, वो दूसरे को पढ़ लिए, पहले वाले का पता ही नहीं था। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था, और होता क्या है, जो मूल था, जो पहला था, जो आपकी लाइब्रेरी थी, बड़े बड़े आपके पुस्तकालय थे, उनमें कहीं आपका दबा हुआ पड़ा हुआ था। क्लियर है? ये आपको देखना है। अब देखिए, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, चलिए इसको बाद में देखते, पहले आप मुझे बताइए कि जितनी चीजें हम लोगों ने आपका देखी हैं, इसको थोड़ा सा आप समझिए कि क्या आपको ये चीज आपको समझ आई कि इतिहास और उनके स्रोत, कैसे हमको इतिहास के पता चलता है, कैसी मूल प्रतिलिपियों में अंतर आता है, कैसे लिपिक जो लिखने वाले होते हैं वो कैसे लिपियों में अंतर कर देते हैं, समय के साथ कैसे बदलाव हो जाता है, और कुछ राइटर अपनी चीजों में संशोधन करते हैं। आपने उसे अपने होमवर्क के रूप में, नोट वर्क के रूप में, हमने उसको रेड करके देखा, पढ़ा, और क्या किस चीज का अंतर आया, आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं, आप उसको बहुत अच्छे से जान सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो इतना आप सब लोगों को, ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है ताकि आप इनको पढ़ सकें। अब देखिए, अभिलेखागार एक ऐसा स्थान है जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। क्लियर है? आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकार के अभिलेखागार होते हैं। अब देखिए, सरकार कोई भी आपकी योजना चलाए, कोई भी नीति बनाए, कोई भी नियम निकाले, चाहे उसने 50 साल पहले निकाले हों, कितने साल, उसका सारा रिकॉर्ड केंद्र सरकार के पास और राज्य सरकार के पास होता है। क्लियर है? अब यही तो कारण है कि अगर आपको कोई अपनी पुश्तैनी जमीन के बारे में पता करना हो तो सारा रिकॉर्ड सरकार के पास उपलब्ध है। देखिए कितना संभाल कर रखा जाता है, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन का ब्यौरे का रिकॉर्ड भी रखते हैं, और वहां जितने भी आपके सरकारी जो आपके लेन देन होते हैं और जो भी उसका गवर्नमेंट जो आपका रिकॉर्ड होता है, उन सबको आपका रखते हैं। अब देखिए, एक इमेज आपके सामने आई है, इस इमेज को एक बार आप बहुत अच्छे से देखिएगा। आपने देखा कि इमेज आपके सामने है, और इमेज में क्या है कि एक व्यक्ति है, एक बुक लिए हुए है, और उससे देखकर कोई दूसरी बुक को लिख रहा है, यानी कि ये आपका लिपिक है जो किसी मूल ग्रंथ की या पुस्तक की कॉपी कर रहा है, नकल बना रहा है, उसकी प्रतिलिपियां बना रहा है। ठीक है? और ये क्या कर रहा है, पांडुलिपि है बच्चों, ध्यान रखना। कैसी है ये, जो आपकी दूसरी उसकी जो बुक तैयार हो रही है वो किस भाषा में लिखी जा रही है, पांडुलिपि, यानी उसको हाथ से लिख रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है?
अब देखिए कुछ ऐसा लिखते हैं जो अरबी फारसी में अलग अलग राइटिंग है, उसमें लिखावट की आपके शैलियां हैं, कोई आपके दाएं से बाएं लिखी जाती है, कोई बाएं से दाएं लिखी जाती है, अरबी फारसी इनकी सबकी जानकारी आपको पता होगा। चलिए, हम लोगों ने इन चीजों के बारे में इतिहास में जो आपकी जुड़ी चीजें हैं उनको बहुत अच्छे से समझा, पढ़ा और जाना। थोड़ा हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और हम लोग इनको बहुत अच्छे से आपका देखेंगे, जानेंगे और पढ़ेंगे। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग रेडी होंगे। बिल्कुल एक बार रिवीजन कर लीजिए, एक बार उसको देख लीजिए 10-5 सेकंड के लिए, ठीक है? ताकि आपको हर एक चीज, हर एक चैप्टर का हर एक पहलू आपको समझ आए। ठीक है? देखिए, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, अब जो भी हमारी कुछ नए आपके राजनीतिक हों चाहे सामाजिक हों, कुछ चीज बने हैं, उनको अगर हमको आपका देखना है तो हम लोग उनको देखेंगे आपका 700 से और आपका 1750 के बीच। मुख्य रूप से देखिए, चलिए, सन 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों के अध्ययन इतिहासकार के आगे भारी चुनौती है। क्या है उनके सामने? का क्या है बच्चों? भारी चुनौती है। अब आप जानते हैं, इतिहास पढ़ा है, उसको जानकारी के स्रोत हैं, तो उसको समझना कैसा है? एक टफ है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए हैं। अब ऐसा क्यों है? ये भारी चुनौती क्यों है? ये इतना हैवी चैलेंज आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि इस पूरे काल में, बड़े काल में अगर आप चीजों को देखेंगे तो इन सब चीजों में क्या हुआ है बच्चों, तो आप समझ आएंगे भारी चीज पर। देखिए, बहुत तरह के अलग अलग काल पड़े हैं उन काल में, और बहुत बड़े आपके पैमाने पर कैसे हुए, अनेक आपके परिवर्तन हुए हैं। ठीक है? इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन हुए हैं और कुछ नई टेक्नोलॉजी के आपके दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में अग्नेयास्त्र यानी कि बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। अब देखिए, क्या हम सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग करते हैं? नहीं। आज हमारे पास ट्यूबवेल है, नलकूप है, उनके माध्यम से हम लोग सिंचाई कर रहे हैं। क्या हम लोग आपका जो किसी धागे की, किसी कपास की, सूत की, या हम लोग आपका जो कताई करते हैं, क्या कताई हम वो तो चरखे के माध्यम से करते हैं? तो नहीं। अब हमारे पास आधुनिक मशीनें हैं, टेक्नोलॉजी है, उसी के आधार पर। और जितने बंदूक वाले हथियार आप पहले देखिए, पहले बंदूक के अंदर हथियार बारूद को भरना पड़ता था, फिर कूटना पड़ता था, तब उसमें आग लगानी पड़ती थी। अब ऐसे थोड़ा ना, अब तो बहुत आधुनिक रूप से प्रयोग करते हैं। इस उपमहाद्वीप में नए तरह के खान पान आया। अब देखिए, जब कोई एक संस्कृति दूसरी संस्कृति में मिलती है तो पूरी तरह से तो नहीं बदलती, लेकिन कुछ उसकी चीजों को अपनी संस्कृति में समाहित करती है और अपनी संस्कृति का छाप दूसरी संस्कृति में समाहित करती है, उसका छोड़ती है। चाहे उसका रहन सहन हो, उसका खान पान हो, उनका धार्मिक हो, उनका सांस्कृतिक हो, उन हर चीज, किसी न किसी चीज में छोटा छोटा पहलू हमको नजर आएगा। देखिए, आलू, मक्का, मिर्ची, चाय, कॉफी, ध्यान रखते कि ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकी और फसल उन लोगों के साथ आए जो नए विचार को लेकर आए। अब देखिए, आप आलू को देखेंगे, आलू हमारे यहाँ नहीं होता था, पुर्तगाली लेके आए। मक्का को देखिएगा, आप मिर्च को देखिएगा, चाय कॉफी को देखिएगा, रबड़ को देखिएगा, ये क्या हमारे यहाँ मूल रूप से थे? तो नहीं, ये हमारे यहाँ मूल रूप से नहीं थे। किसी को पुर्तगाली लेके आए, किसी को अंग्रेज लेके आए, किसी को और लोग लेके आए। तो ये सब चीजें क्या है आपकी, हमारे यहाँ आई है। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं और हम लोग आगे इसके विषय में जानते हैं। अब देखिए, परिणाम स्वरूप यानी कि जो रिजल्ट निकला, यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल रहा। अब देखिए, अभी जो काल है, जो हम टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं, 700 से लेके आपका 1750 जो ईसा पूर्व है, इस ईसा पूर्व में ऐसा नहीं केवल जो इतिहास की चीजें ही बदली हैं, ऐसा नहीं। क्या क्या उसमें कौन कौन से परिवर्तन, कौन कौन सी चीजों में परिवर्तन आए हैं, तो आप ध्यान देंगे कि जो उनका आर्थिक है, जो उनका राजनीतिक है,
और जो उनका सामाजिक है और जो उनका सांस्कृतिक है, इन सारे चीजों में आपका परिवर्तन आया है। अध्याय 5, 6 और 7 में आप इनके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि चैप्टर 5 और 6 और 7 के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में भी बहुत बढ़ गई थी। अब लोग क्या हो रहा था कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान आ रहे थे और आपका जा रहे थे। ठीक है, गतिशीलता यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था थी वो आपका डेवलप होने लगी थी हल्के हल्के। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड के झुंड एक झुंड दूर दूर की यात्रा करने लगे। होता क्या था कि जो उनको अवसर यानी कि काम का तलाश है, कोई नई चीज की खोज है, कोई भी ऑप्शन उनके पास अवसर हो सकता है, उसके लिए क्या था, लोगों के समूह। ठीक है, झुंड को क्या बोला गया, आपको समूह बोला गया कि समूह क्या करने लगे, दूर दूर की जो यात्रा थे वो करने लगे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा यानी कि बहुत धन और अपना भविष्य गाड़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। यानी कि इस उपमहाद्वीप में, हमारे देश वाले क्षेत्र में, पास पड़ोस के देश है, उनमें बहुत सारी अपार संभावनाएं, लोगों को अपने संपदा, जीवन जीने के लिए तरीके, जीवन जीने के लिए हर चीज उपयोगी थी और उन्हें वो सारी संभावनाएं, वो एक्सपेक्टेशन, वो सब यहाँ दिखाई दे रही थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उन समुदाय में था राजपूत। देखिए कौन थे आपके, राजपूत। मतलब हमारा चैप्टर कोई ऐसा नहीं है कि किसी कास्ट विशेष को, जाति विशेष को प्रमोट कर रहा है, ऐसा नहीं। हम लोग चीजों को समझने की बात कर रहे हैं। जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। देखिए राजपूत का मतलब क्या है, राजा के पुत्र को हम लोग राजपूत कहते हैं। राजपूत मतलब जो राज का पूत है, जो सो एक दिन उस गद्दी पर बैठ सकता है। क्लियर है, निकला। चलिए थोड़ा सा देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक चित्र है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। बड़ा सुंदर और अच्छा चित्र आपको लगेगा। देखिए, एक आपको अलग सी जानकारी आपको मिलेगी और अलग सी जानकारी आपको प्राप्त होगी। क्लियर है। अब देखिए रहट का चित्र है। किसका है बच्चों, रहट। और रहट क्या था, आपके जो प्राचीन समय था, प्राचीन समय ये कहेंगे कि जो लगभग इसी टाइम का हम लोग 700 से 750 के बीच में अगर हम लोग टाइम करें, और उसके बाद भी बहुत समय तक क्या होता, सिंचाई का साधन आपका रहट ही थे। अब देखिए इन रहट को जो ऊपर लकड़ी लगी हुई है, डंडी जो उसमें आप देखिए जो लगा है, उसी के माध्यम से क्या होता था, अब ये आपका चक्का घूमता था और ये बैल इसको क्या करते थे, इसको चारों तरफ आपका राउंड राउंड करके वो आपका घुमाते थे और ये था आपका घूमता था, जिसके माध्यम से अंदर से पानी निकलता था। उसमें बाल्टियां बंधी होती और पानी नाली में गिरता था, नाली से खेतों तक। तो एक बहुत कठिन तरीका था उस समय आपका कृषि करने के लिए। लेकिन वर्तमान समय में आज कोई ऐसा ही व्यवस्था नहीं है। आज आधुनिक आपका तकनीकी आधुनिक पद्धति के साथ, वैज्ञानिक पद्धति के साथ हम लोग सिंचाई करते हैं। आप देखिए आपके पास ट्यूबवेल है, मोटर है, आपके पास आपका समरसेबल है, किसी भी माध्यम से आप सिंचाई करिए और ना इतना कोई कठिनाई है, बहुत आसानी से हम ये सब चीजें कर लेते हैं। क्लियर है। चलिएगा बच्चों, देखिए तो आप लोगों को पता लगा कि राजपूत का मतलब क्या है, अर्थात राजा का पुत्र को ही हम राजपूत कहते हैं। कि हम ये नहीं कहेंगे जो आपका राजा का पुत्र है, हम उसको शॉर्टकट में बोल दिए कि राजपूत। ठीक है, आगे देखिए। 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयोग होता था जो क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। अब देखिए जो ये शब्द है आपका, कौन सा शब्द आपका बच्चों, राजपूत जो शब्द है, ये मुख्यतः आमतौर पर कौन लोग आपका लगाते थे या आपका किसको कहा जाता था, तो जो आपका वर्ग योद्धा था, क्षत्रिय था, जो आपका युद्ध लड़ते थे, यानी कि जो सैनिक थे। ऐसे देखिए, और अगर हम लोग वर्ण की बात करें तो जो आपके क्षत्रिय थे उस वर्ण के अनुसार ही आपका हम लोग देखते थे और वो भी क्या करते थे, इसका दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, अब देखिए आप ये नहीं कहेंगे कि राजपूत में कौन कौन लोग आ रहे हैं, हमको उनको भी देखना है। तो राजा आ गया, यानी कि राजा उसका पूरा परिवार, उसके वंश, सामंत जो उसके अधीन लोग थे वो, और उनके साथ उनके सेनापति और जो आपके सैनिक, क्लियर हो गए, जो उनके सिपाही हैं वो भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। और ऐसा नहीं है किसी एक राजा के यहाँ,
जो अलग अलग राजाओं के यहाँ अपनी सर्विस दे रहे थे। कोई सिपाही का काम कर रहा था, कोई आर्मी में था, कोई जल सेना में था, जो भी था उस समय, तो वो भी क्या लगाते थे, वो भी राजपूत थे, क्योंकि वो क्या थे, सब योद्धा थे, युद्ध लड़ने के लिए रहते थे। ठीक है। जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेना में सेवारत थे, कवि और चारण राजपूत की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्त के गुणगान करती थी। अब देखिए, जो आप देखेंगे कि बच्चों कुछ राजपूतों के बारे में जो उनका प्रक्रम है, जो उन्होंने कुछ काबिलियत हासिल की थी, कुछ उनके व्याख्यान है, और उनकी जो स्वामी भक्ति है उनके बारे में भी कुछ आपके कुछ ऐसी कविताएं हैं, कुछ ऐसे आचार और आपकी संहिताएं हैं जिनके बारे में आपका इन सबको आपको क्या किया गया है बच्चों, लेखावत किया गया, आपका जो है गुणगान किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हिस्सा हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मुंशी का कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने उठाया। अब देखिए, जो राजपूत शब्द है इसका लाभ कौन कौन उठाकर ले गए? जो आपके जाट हैं, मतलब जो आपके मराठा हैं, जो आपके सिख हैं, जाट हैं, अहोम हैं, कायस्थ हैं, और जो आपके लिपिक जो यानी कि इतिहास को लिखते हैं, और मुंशी जो उनको इन सब का जो आपके राजा के यहाँ जो काम करते हैं, उन सभी ने क्या किया, इसको इन्होंने इन सबका इसका बेनिफिट किया। ठीक है, इनका क्या उठाया, आपका लाभ उठाया, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें थी, आपको बहुत अच्छे से आपको समझ आनी चाहिए क्या कैसे स्थिति बनी हुई है, क्या आपकी चीजें थी, आप उनको बहुत आसानी से बहुत अच्छे से आप उनको समझ सकते हैं और बहुत अच्छे से आप उनको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको सब चीजें जो हैं आपको ध्यान रखनी है। तो आपने अपने इन चैप्टर के माध्यम से जो भी आपके परिवर्तन है इतिहास में नहीं बल्कि हमने देखा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इन सारों में बदलाव है, उन बदलाव की स्थिति को हम लोग देख रहे हैं। और ये एक आपका राजनीतिक और सामाजिक ही एक बदलाव है जो हम राजपूत के विषय में पढ़ रहे हैं कि राजपूत कौन है। राजपूत जब आपने देखा कि जो आपका राजा का पुत्र है, कौन कौन लोग इस शब्द को प्रयोग करते थे, और मेनली योद्धाओं के लिए होता था, और उनकी गुणगान, उनकी स्वामी भक्ति का जो व्याख्यान है वो भी हमें बहुत अच्छे रूप में देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए, तो हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे और सीधा हम लोग चलेंगे आपका बच्चों आज इस लेक्चर में यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि समय भी जो है आपका समाप्त हो रहा है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब बच्चे जितना भी इसका लेक्चर हुआ है, आप सारे लेक्चरों को बहुत अच्छे से, 2 लेक्चरों को बहुत अच्छे से रिवीजन कर लें, ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट हो आप हमको अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप उनको पढ़ सकें। चलिए, आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।